ही होगी, आपने अधिकतर न्यूज़ चैनलों पर भी इसकी बात सुनी होगी। हम उस बारे में नहीं जा रहे हैं, हम उसके अनुरूप जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करने का विषय कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों और कौशल विकास मंत्री जो हैं, प्रवर्तक निदेशक ईडी ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमें उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पर इस मुद्दे से रिलेटेड जो चीजें सामने आ रही है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। संचार नेटवर्किंग के माध्यम में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, यह एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आता है। सर्वोच्च न्यायालय, मनी लॉन्ड्रिंग, धन संशोधन अधिनियम, प्रवर्तक निर्देशालय, प्रवर्तक मामलों की सूचना रिपोर्ट व विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो जी प्रीलिम्स में भी आता है क्वेश्चंस और मेंस में भी आता है। संचार एवं नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा जो हम कहेंगे, सिक्योरिटी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, कहने का अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी का मुद्दा यहाँ पर सामने आता है। पीएमएल जो है वो स्कीम, उसके द्वारा भी देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एससी ने सरकार द्वारा प्रवर्तक निर्देशालय ईडी द्वारा धन संशोधन निवारण अधिनियम के व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग की जांच कर रहा है। यहाँ पर हवाला कह सकते हैं, जिस तरह अदर पैसे लेने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो प्रमुख आरोप जो है, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के कौशल विकास मंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मंत्री के खिलाफ मामला 1999 में एक लेन देन से संबंधित है, जिसमें एक संपत्ति उनकी वास्तविक कीमत से काफी कम कीमत पर उनकी एक कंपनी को बेची गई है, ऐसा उसमें कहा गया है। मामले के अंदर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया है कि धन संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत मामला बनने का यहाँ पर पर्याप्त सबूत मिलता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक एक तटस्थता भी देखी जा सकती है दोनों केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, क्योंकि जब 1999 का मामला है वो आज आ रहा है आपके सामने, तो इसको आप अगर आज उजागर हो रहा है तो ईडी की रेड और ईडी और ये सारी चीजें केंद्र सरकार के समक्ष तो काम करती नहीं है, न्यूट्रली काम करती है, पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक यहाँ पर दावपेच खेले जा रहे हैं। तो धन संशोधन बिल, मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या है? तो धन संशोधन बिल मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी वित्तीय पोषक जैसी अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाया जाता है, इसे प्रच्छन्न करना, और ताकि यह वैध स्रोतों में उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ में मैं आपको बताना चाहूँ, शाब्दिक अर्थ में कहने का मतलब यह है कि वह पैसा जिसका आपके पास में किसी अन्य माध्यम से आया है, आतंक पोषक के माध्यम से आया है, चाहे मादक पदार्थों के माध्यम से आया है, पर उस पैसे को छिपाकर आप क्या करते हैं, प्रसन्नता से अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। काला धन ही कहा जा सकता है शाब्दिक अर्थों में। उन स्रोतों को यहाँ पर वैध बताया जाए कि भाई हमने जो पैसा लाया वो ठीक है, हमारा रियल है। अगर आप किसी भी प्लॉट को खरीदते हैं या फिर किसी मकान को खरीदते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सरकार द्वारा जो अनुमति राशि होती है वही देते हैं। अगर उससे ज्यादा देने का प्रयास करते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, वो अलग तरह की प्रवृत्ति इसमें शामिल होगी। अवैध हथियारों की बिक्री यहाँ पर इस मुद्दे में आती है। तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, और यहाँ पर वेश्यावृत्ति के गिरोह और अंदरूनी व्यापार जिसे कहा जा सकता है, रिश्वतखोरी, कंप्यूटर संबंधित धोखाधड़ी की योजनाएं, सभी पर्याप्त अन्य आय उत्पन्न करती हैं, वो सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग में आएगी। परिणाम स्वरूप ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को गलत तरीके से अर्जित मुनाफा जो वैध करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। निर्मित धन को डर्टिंग मनी कहा जाता है, और धन संशोधन में डर्टिंग मनी को कानूनी धन को परिवर्तित करने का कार्य कहते हैं। और धन संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो स्थानांतरण, पहला चरण जो होता है वो अवैध धन को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है। और लेयरिंग जो बोला जाएगा, इसके अंदर दूसरा चरण होता है जो पैसे की प्रणाली को डालता है, और पैसे को दागी मूल को अस्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कई लेनदेन में से इसे ढेर किया जाता है, इसके विपरीत किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है कि मनी को एक सर्कुलेशन के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। और इस एकीकरण को, इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो एकीकरण आता है। धन तीसरी और अंतिम चरण में वित्तीय प्रणाली में इस तरह से प्रवेश करता है कि अपराधों के साथ इसके प्रारंभिक संबंधों को सफाया किया जाता है कि भाई प्रारंभ में ये कहां से, प्रारंभिक संबंध इसका बताया नहीं जाता है, और मनी को अगले स्तर पर दूसरे स्तर से बताया जाता है कि दूसरे चरण से पैसा लिया गया है, जो कि अपराधियों को
पैसा साफ धन के रूप में उपयोग करने में इजाजत देता है। तो यहाँ पर ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम चलता है कि मनी को किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दूसरे माध्यम से आपराधिक कारणों में उस पैसे को काम में लिया जाता है। धन संशोधन निवारण बिल जो है 2003 के अंदर अधिनियम किया गया था और इस अधिनियम के साथ तहत 1 जुलाई 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत ने विधेयक प्रणाली के मूल में है, विधेयक के मूल में है ये चीज। यहाँ पर वित्तीय संस्थान, बैंक, आरबीआई तथा म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी और वित्तीय मध्य स्थित इस अधिनियम की शर्तों के अधीन है। 2013 के अंदर PMLA संशोधन अधिनियम, इस रिपोर्ट में रिपोर्टिंग इकाई है जिसके अंदर एक बैंक, एक वित्तीय संस्थान या एक मध्यस्थ हो सकता है। और PML जो है वो 2002 में 5 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगा सकता है, लेकिन संशोधन कानून में इस लिमिट को हटा दिया गया है। अब पहले जो 2002 में था वहां पर आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पर क्या होता था, जुर्माना होता था, पर अब इस कानून में क्या किया, उसे हटा दिया गया। यह ऐसी गतिविधि में लिप्त किसी व्यक्ति की संपत्ति को अस्थायी कुर्की और जब्त, कुर्की जिसे बोला जाता है आम भाषा में कुर्की या जब्ती से अनुभव करते हैं। सर बताएंगे इसके बारे में कि कुर्की और ये सब चीजें क्या होती है अगर किसी की PM में रिपोर्ट आती है तो। लिप्त किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अस्थायी सरकार द्वारा कुर्क कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है और जब्ती की अनुमति सरकार अगर देती है तो उसे जब्त करके उसका पैसा वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है। PMLA के दुरुपयोग के प्रमुख आरोप क्या है, तो यह एक नियमित अपराधों में PMLA का ध्यान आकर्षित करता है और वैध पीड़ितों की संपत्ति को कुर्की की गई है। मतलब यहाँ पर अगर किसी की कुर्की का मतलब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जैसे आपकी कोई संपत्ति है और तीसरा व्यक्ति उसे जोर जबरदस्ती बलपूर्वक आपसे वह संपत्ति ले, मतलब बिना उसकी वैध मूल्य देकर। जब आपको वैध मूल्य नहीं दिया जाएगा तो आप पीड़ित व्यक्ति होंगे और आप पे जोर जबरदस्ती किसी और अन्य माध्यम से तलवार की नोक पर कहा जा सकता है, इसे मैं कहना चाहूंगा, वो ले लेता है तो वो कुर्की करना हो गया। और PMLA की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो विनिमय कनेक्शन सहित वियनता कनेक्शन सहित निपटने के लिए भारत के विश्वव्यापी प्रबंधता के जवाब में लागू किया था। इसके बजाय अधिकारियों को रोक और समिति कर दिया गया है। PML में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। विशेष रूप से ये नशीले पदार्थों के व्यापार से संबंधित था। उस समय ये जो चीज बनाई गई थी वो नशीले पदार्थों से संबंधित पर लगाई गई थी, पर वर्तमान में अधिनियम को अनुसूची में आपराधिक बहुव्यापक है और कई मामलों में नशीले पदार्थों से संगठित अपराध में कोई लेन देन नहीं है। ईडी के पिछले दशक 2011 से 2020 तक 1569 मामले यहाँ पर सामने आए थे और 1700 छापे यहाँ पर पड़े हैं, जांच की गई है, लेकिन केवल 9 मामलों में ही सजा मिली है। आपको पूर्व में एक मैं मुद्दा बताना चाहूंगा कि शाहरुख खान के बेटे का जो केस हुआ था ईडी के द्वारा, वो भी यही थे, वो IPS ऑफिसर थे जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया था, आर्यन खान को। ये वही मामला, उसी तरह का मामला यहाँ पर बनाया गया है। अगर इसको समझने में संबंधित आपको स्थापना की जाए तो इस तरह की पारस्परिक संबंध आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मामला वही है। ईडी की रेड आई है और ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग और नशीले पदार्थों से रिलेटेड जो भी एक्ट लगाए जाते हैं वो इसी माध्यम से लगाए जाते हैं। ईडी की जांच शुरू करने का ऐसा प्रभाव है जो कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की क्षमता रखता है। ईडी की जांच जो होती है उसके पास में सम्मान जारी करने, बयान दर्ज करने और गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने, जब्ती करने का अधिकार होता है। ईडी को किस तरह के अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं प्रवर्तक निर्देशालय को, तो यहाँ पर ये सारे अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। जांच क्षमता में रखने के बावजूद ईडी को पुलिस एजेंसी नहीं माना जाता है, स्वतंत्र इकाई है, यहाँ पर पुलिस एजेंसी नहीं है। ऐसा उदाहरण हाल ही में मैंने आपको बताया, राजनेता व उनके रिश्तेदारों को और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PMLA का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जाता है। जो मैंने वर्तमान में आपको बताया कि केंद्र सरकार इस तरह के उदाहरण विपक्षी नेताओं के साथ में लेती है। प्रवर्तन मंत्रालय के बारे में अगर हम देखें तो वित्तीय मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये एक विशेष वित्तीय जांच विभाग होता है जो आर्थिक मामलों के विभाग के विदेशी मुद्रा विस्पत्ति अधिनियम 1947 के उल्लंघन के निष्पक्ष के लिए
1 मई 1956 में एक प्रवर्तक इकाई की स्थापना की गई थी। ये उसके अधीन बनाई गई है। वित्तीय विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो है उसके अधीन यहाँ पर इसको बनाया गया था। ये एक प्रवर्तक इकाई की स्थापना की थी। 1957 में यहाँ पर इसका नाम बदल कर प्रवर्तक निर्देशालय रख दिया गया, इकाई से निर्देशालय कर दिया गया। निम्न कानून ईडी द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर ईडी का केस बनता है तो वो कौन कौन से कानून यहाँ पर लगाता है, तो यहाँ पर ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 में पारित किया गया था, उसे लगाता है। धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 को यहाँ पर लगाता है। ये सारी चीजें हमने